एक्चुअली बार बार कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, बार बार चले जाते हैं क्लास में, फिर दोबारा एंट्री होने के लिए कहते हैं कि क्लास में इंटर हो जाएं, एडमिट हो जाएं। बार बार वो स्क्रीन के अंदर फिर प्रॉब्लम आ रही है। एडमिट कर लेता हूँ फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर एडमिट करता हूँ फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे फिलहाल कुछ। तो एडमिट हो गए हैं फिलहाल। कोई टच लैपटॉप है, फिर लिखना भी है, वो बार बार नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि 9 स्टूडेंट्स रह गए, 5 स्टूडेंट्स रह गए, उनको ऐड कर लें, 8 रह गए। यहाँ से हमारे पास नेट का मसला तो फिलहाल नहीं है, बट ये है कि जो क्लास में लॉग इन हो रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं तो उनके साथ आई थिंक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है फिलहाल। तो आप कोशिश किया करें कि क्लास में पहले ही आप ज्वाइन कर लिया करें क्लास को, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बिफोर आप क्लास ऐड हो जाएं। ऐड होने के बाद बेशक आप आगे पीछे हो जाए, नमाज पढ़ लें, कुछ भी कर लें, ताकि जो क्लास में लेक्चर है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो। अब हुज़ैफा आप क्लास में आ गए हैं, तो आप कह रहे हैं आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही, तो बेटा आपकी आवाज़ जो है वो हो सकता है जो आपका मोबाइल है ना, आप मोबाइल के अंदर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जब आप क्लास लेंगे तो आपका जो मोबाइल है ना वो कैच कर रहा है सारे साउंड, उसमें आपकी अपनी ही गलती आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल आप मोबाइल में नहीं लें, मोबाइल में ले रहे हैं तो हैंड फ्री लगा लें और ज़रा कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पंखे वंखे हैं ना वो क्लास में बंद कर दें आप। क्लास को तो खैर नहीं है, घर के पंखे वगैरह हैं, जो हवा है वो सब फिल्टर लगा हुआ है, वो उसमें आपको कैच करके दे रहा है सारी चीज़ें। बहरहाल इसी तरह आपके पास मैं ऑर्डर सब जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए मैं डिफरेंट मैट्रिसेस ले रहा हूँ। डिफरेंट मैट्रिसेस, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स मेरे पास डी है और मैट्रिक्स डी में मैंने एग्जाम्पल ली 1 2। तो ये मेरे पास जस्ट मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर मेरे पास जस्ट फर्स्ट रॉ मीन्स एक ही रॉ है और कॉलम्स 2 हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, पहले रॉ को लिखते हैं। तो रॉ आपके पास कितनी है, बस एक ही रॉ है तो एक जस्ट 1 रहेगा, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास 2 हैं, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास एक और मैट्रिक्स आपको बता देता हूं। इस तरह कभी भी नहीं होगा आपके पास कि आप किस तरह मैट्रिक्स बना लें। ई, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस तरह भी आप ले सकते हैं 1 2 3। ये आपके पास मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इस तरह हॉरिजॉन्टल में। तो क्या करूं? अच्छा जी, तो यहाँ पर अब जिन्होंने कैमरा खोले हुए हैं फिलहाल वो बोल रहे हैं कि बंद कर दें। आयान, जैनब, रामीन और पता नहीं किस किस के कैमरे फिलहाल जिसके भी खुले हुए हैं, तो प्लीज़ अपने कैमरे को ऑफ कर लें। इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 रॉज हैं, ठीक है, और कॉलम 1 है। तो जब आप ऑर्डर इसका देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर रॉज 3 हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 3/1। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी और नहीं दे सकता, मतलब हैं तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स। तो ऑर्डर आप, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग क्लास में थे, मतलब जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। जुनेद, जो आपने यहाँ पर मैसेज किया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। मतलब आपने रेक्टेंगुलर एरेज नहीं बनाई, मतलब रेक्टेंगुलर एरेज दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगुलर एरेज होंगी तो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए जरूरी है रेक्टेंगुलर एरेज हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। अब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जब उसमें आपके पास होंगे तो अब आप क्या करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, एफ मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, एफ मैट्रिक्स है।
क्या लिखा मैंने, जस्ट रेक्टेंगुलर एरेज बनाई और जस्ट इसमें मैंने क्या लिखा, 2। अब इसका ऑर्डर क्या है, यहां पर ये रॉ 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग देख रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो कॉलम 1 है। तो यहां पर इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास है 1/1 से, एक रॉ है एक ही कॉलम है। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना तो वो पूछ ले, ताकि फिर मैं आगे फर्दर चलूं। और क्लास फर्दर मैं आगे मूव कर रहा हूं। सर राइट साइड समझ नहीं आया है क्या, हम्माद कमर, बेटा अभी आपने ज्वाइन किया, 1 मिनट आपको अभी हुआ है, ठीक है, 1 मिनट भी आई थिंक नहीं हुआ, अब आपको कैसे समझ में आएगा राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। तो अब आप लेक्चर देखिएगा जब अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इस तरह फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। प्रीवियस पढ़ाता रहूंगा बार बार, तो जब आप लेक्चर भी रिकॉर्ड सुनेंगे तो उसके अंदर यही हो रहा होगा कि अब आवाज़ नहीं आ रही है, वो ऐड हो रहे हैं, अभी एडमिट हो गए। तो बहरहाल इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए मैट्रिसेस की। इसमें आपके पास सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल है, फोर्थ वन यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, फिलहाल आपको ये सारे मैट्रिक्सेस पता होने चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको थोड़े पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, आप ज़रा डेफिनेशंस रीड करें, उसके बाद मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि एक्चुअली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो ये मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मैं किसी का भी यहाँ पर माइक ऑन कर लेता हूँ और फिर उससे पूछूंगा, तो प्लीज़ काइंडली आप अपना माइक जो भी है उसको अनम्यूट कर लीजिएगा और मुझे आंसर दे दीजिएगा। तो पेज नंबर आपका 90 पर आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, ज़रा आप उसको एक दफ़ा देख लें, 90 और 91 पर। ओके जी, आई होप कि आपने यहाँ पर टाइप्स जो है वो रीड कर ली होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह होगा, अभी ऑर्डर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्डर हम किस तरह देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मीन्स यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो लिख रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में लिख देता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं। नंबर ऑफ रॉज किसके बराबर होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रॉज जितनी भी हैं आपके पास वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे डेट इज 3 रॉज हैं
3 कॉलम्स हैं, मतलब आर की वैल्यू भी 3 है और सी की भी वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स। अब मैं एक ड्रॉ भी करके आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। जैसे पहली एग्जांपल, यहां पर एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, ठीक है, 1 2 ए बी, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहां पर 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो अब ये देखें यहां पर ये रॉज और कॉलम्स दोनों सेम है, इट मींस कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सेकंड एग्जांपल बी, जस्ट ए लिख दिया मैंने यहां पर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर है आपके पास 1 बाय 1, इसके अंदर आर और सी दोनों क्या है, बराबर है, इट मींस यहां पर ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल दे देता हूं 3 बाय 3 की, जो मैंने लिखी है वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं और इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास 3 बाय 3 का है, क्योंकि इसके अंदर रॉज और कॉलम्स क्या है, इक्वल हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ पूछना है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमने क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स यहां पर पढ़ना है, ठीक है। क्या देखना है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर अब स्केलर मैट्रिसेस जो आपके पास हैं, क्योंकि बार बार एसन भी आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा, जैनब की भी शायद क्लास मतलब एडमिट ही नहीं हो रही, एडमिट होती हैं तो फिर गायब हो जाती हैं दोबारा। बहरहाल सेकंड आपके पास यहाँ पर मैंने कहा था कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट चेंजिंग्स क्या आएंगी इसके अंदर, चेंजिंग्स क्या होंगी, जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अब याद रखिएगा मैंने कहा स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है, ए, उसके अंदर मेरे पास 2 2 8 4, ये मैंने डायगोनल सॉरी एक मैट्रिक्स बनाया है। ये स्केलर नहीं है अभी, ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाया है। डायगोनल एलिमेंट्स बता रहा हूं अभी, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये आपके पास इस तरह अगर लाइन होगी तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर डायगोनल क्योंकि जब हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास डायगोनल लाइन होती है वो ये डायगोनल लाइन होती है, ठीक है। ऑपोजिट कॉर्नर्स जो होते हैं आपके पास, जब हम उनको मैच कर देते हैं या लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपके पास डायगोनल लाइन शो होती है। बट रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो उसमें आपके पास डायगोनल जो लाइंस होती हैं वो 2 लाइंस होती हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से भी आप ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी ड्रॉ करते हैं, बट मैट्रिक्स के अंदर आपने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाना है। इसकी जो जनरल फॉर्म है, मैं आपको जनरल फॉर्म यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ ताकि उससे आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर एक कैपिटल मैट्रिक्स ए लिखा और मैंने यहाँ पर क्या किया, स्मॉल एलिमेंट्स लिख रहा हूं, जैसे A11 A12 A13, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपको भी याद हो जानी चाहिए अभी ना, मैं आपको याद भी करवा दूंगा, बहुत आसान है। A23 A31 A32 A33,
ये जो मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ ना, इसको इस तरह हम पढ़ते नहीं है। अगर यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ये 3 by 3 इसका ऑर्डर है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह लिखे मैंने रॉ वाइज, A11 A12 A13, फिर सेकंड रॉ में आया तो A21 22 23। तो आपको जनरल फॉर्म यहां पर एक तरीके से समझ आनी चाहिए। किस तरह आएगी अब समझ में, जरा ये देखें। यहां पर जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में यहां पर ये जो एलिमेंट है ये एक्चुअली A11 नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपनी आसानी के लिए पढ़ रहा हूं, आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूं। इसको पढ़ते हैं A1 by 1। जो नीचे 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन कौन सी है इस मैट्रिक्स में। यहां पर ये जो A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है, ये जो आपके पास एलिमेंट है वो है 1 by 1, रॉ 1 कॉलम 1। तो रॉ 1 कॉलम 1 का मतलब A11 में इसको पढ़ रहा हूं। ये पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। मतलब अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो अगर आप देखें तो उसके अंदर पहली रॉ कहां होगी, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ये पहली रॉ होगी, ठीक है, ये पहली रॉ होगी। पहला कॉलम कहां से आएगा, यहां से ये पहला कॉलम आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये एक्चुअली A11 है। इसी तरह जब मैं A12 की बात कर रहा हूं, ये 12 नहीं है आपके पास, ये 12 नहीं है, ये क्या है 1/2, ये इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर में हम लिखते हैं R/C, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ मींस ये R1 ही है, ये C1 है, ठीक है, ये C2 है और ये C3 है। तो मैंने क्या कहा यहां पर रॉ 1 है, रॉ 1 ही है, कॉलम कौन सा है 2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, ये आ रहा। तो एक्चुअली ये आपके पास सेकंड कॉलम है, सॉरी, और पहले हम रॉ पढ़ते हैं इसलिए मैं पहले रॉ पढ़ लेता हूं। फर्स्ट रॉ है और सेकंड कॉलम है। थर्ड यहाँ पे जो 1 3 लिखा हुआ है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 3 नहीं है, ये 1/3 है, और इसका इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट रॉ, अब RC नहीं लिखूंगा, थर्ड कॉलम, रॉ फर्स्ट ही है, कॉलम थर्ड है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस तरह आपकी जो रॉ 1 है वो कंप्लीट हो गई किसके साथ, 3 कॉलम्स के साथ। इसी तरह यहाँ पर ये जो 21 है, 21 यहाँ पर ये नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं 2/1, ठीक है, मतलब 21 है तो हम इसको पढ़ते हैं 2/1। तो ये आपके पास क्या है, रॉ, सेकंड रॉ। अभी यहाँ पर आ गई सेकंड रॉ, कॉलम कौन सा है 1, तो क्योंकि R/C आपके पास फॉर्मूला होता है, तो ये आ गया आपके पास ही R2 कॉलम 1 रॉ 2, ये रही रॉ 2 कॉलम 1, ये वाली पोजीशन है। इस तरह अब आपके पास यहां पर A22 है जिसको हम पढ़ते हैं 2/2, तो 2/2 ये वाली पोजीशन है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये सेकंड रॉ ही चल रही है आपके सामने, ये सेकंड कॉलम है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। इसी तरह थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, 33 का मतलब है यहाँ पर थर्ड रॉ, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, ये वाली पोजीशन है, तीसरी रॉ सेकंड कॉलम, ये आ गया आपका थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, ये आपके पास जो पोजीशन है थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह ही आपके पास मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट होता है, और इसकी ये जनरल फॉर्म है। तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत आसान है कि हम रॉ 1 जो पढ़ रहे होते हैं इस तरह लिखते हैं A11 A12 A13 A22 A23 31 32 33। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, आसान है। तो अब आपको इनकी पोजीशंस याद होनी चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, कौन से थे, उन डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई। जनरल फॉर्म की वजह से अब आपको ये पता चल जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको रेस कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब देखें यहाँ पर ये जो आपके पास मैट्रिक्स मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, तो मैंने कहा था डायगोनल एलिमेंट्स इस फॉर्म में होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमें पता कैसे चलेगा कौन सा है, जिसमें रॉ और कॉलम का जो नंबर है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब डायगोनल का जो नंबर है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है जो उसका नंबर है, जैसे A22
A11 A33। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें जो रॉ है ना वही कॉलम है, मतलब जो रॉ का नंबर है वही कॉलम का नंबर है। जैसे A11 लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर रॉ 1 है तो कॉलम भी क्या है 1। यहाँ पर कॉलम 2 है, रॉ 2 है, कॉलम भी 2 है। यहाँ पर रॉ 3 है, कॉलम भी 3 है। बाकी आप किसी भी पोजीशन को चेक कर लें, जैसे 1 2 अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो 1 2 के अंदर जो रॉ का नंबर है वो कॉलम का नंबर नहीं है। अगर रॉ 1 है तो कॉलम 2 है, रॉ 1 है तो कॉलम 3 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिसमें रॉ और कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो बराबर हो जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह लिखते हैं कि ये आपके पास हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आपके पास 4 by 4 का मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A11 A22 A33 A44। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स हम किस तरह देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हम इस तरह देखेंगे कि रॉ और कॉलम का नंबर इक्वल हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप रेस कर सकते हैं या मैसेज चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फिर मैं उसको फर्दर आपको क्लियर कर दूं। पहली चीज मैंने आपको पहले कहा था कि ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, कि हम पहले रॉ को लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं। फिर रॉ भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस पेज पे और कॉलम्स भी बताए थे। फर्दर आगे मैं चल रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से मैंने यहाँ पर एक स्केलर मैट्रिक्स समझाना था आपको। अब स्केलर मैट्रिक्स समझ लें जरा क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इजी था। ठीक है, अब स्केलर में क्या करेंगे, स्केलर में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स, अब याद रखिएगा पोजीशंस के अकॉर्डिंग A11 A22 क्या होंगे, कोई भी नंबर्स होंगे, और वो जो नंबर्स होंगे स्केलर के अंदर वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 3, यहाँ पर भी 3, ये दोनों है डायगोनल एलिमेंट्स। इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो जीरो होंगे। इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, आपके पास इक्वल होने चाहिए। और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हो वो आपके पास क्या हो, जीरो हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, जरा मैं उनके आंसर देख लूं। अरीब, अरीब हमारी कौन सी क्लास में थे, अरीब इसी क्लास में थे। अरीब ये कौन से सेक्शन की क्लास है, ये सेक्शन बी और सी की क्लास है। ठीक है, और अरीब ने सेम क्वेश्चंस किए हैं बार बार, सर ये कौन से सेक्शन की क्लास चल रही है। तो आज के दिन तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आई होप कि कल और परसों की क्लास में, ठीक है, मैं ये तो बताऊंगा नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे ही 6:05 होंगे, 6:05 मैं क्लास अपनी स्टार्ट कर दूंगा और एग्जैक्टली 7:25 पर मैं बिल्कुल ऑफ कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि आज के दिन तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को तो यूज टू भी नहीं है अभी। तो जैसे ही वो यूज टू भी हो जाएंगे आई होप कल तक, लेकिन मैं अपनी क्लास जो है वो 1.5 आवर की जो क्लास है उसको पूरा कंटिन्यू करूंगा स्मूथ, ताकि जब आप लेक्चर्स देखें तो लेक्चर्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहरहाल यहाँ पर आज जस्ट हमने अभी स्केलर देखा, स्केलर में मैंने आपको बताया अभी कि आपके पास यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। वो सेम कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या तो दोनों जगह 2 2 होना चाहिए या दोनों जगह 3 3, बट डायगोनल एलिमेंट सेम हो और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। और जो स्केलर मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स है उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे तो जीरो होंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। बाकी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह, एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता 3।
तो डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल यहाँ पर आप देख लें, एक मैंने मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, स्केलर में मैंने सेम रखे थे, डायगोनल में मैंने चेंज कर दिए, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास होगा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, आप ये समझ लें, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अब आप स्केलर और डायगोनल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर ये 3 और 3 जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके पास हैं अगर चेंज हुए, उसके अलावा सारे के सारे जीरो हुए, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जो आपको मैंने यूनिट मैट्रिक्स बताया था, अब यूनिट मैट्रिक्स बता देता हूँ। 4th नंबर पे यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके पास, अब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो 1 हो जाए आपके पास, एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 1 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स, अगर यूनिट यूनिट का मतलब 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, बाकी सारे के सारे क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी, बट अगर स्पेसिफिकली 1 लिखा हुआ हो, अभी देखें स्केलर है ना, मैंने कहा था स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो यूनिट मैट्रिक्स में भी सेम है, बट यूनिट मैट्रिक्स स्पेसिफिकली आपके पास वहां पर आपके पास जस्ट 1 ही होगा, स्केलर के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, बट अगर 1 होगा तो आप स्केलर तो है वो, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स की होगी, अगर ऑप्शन हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, समटाइम एमसीक्यूज आता है, यूनिट मैट्रिक्स आपको दे देते हैं और फिर पूछते हैं आपसे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, तो अब आप प्रेफरेबल जो आंसर होगा वो देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ ऑल ऑफ अबव या लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज, इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है समटाइम, तो अगर इस तरह नहीं लिखा हुआ तो अब आप उसको उसमें जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका ऑप्शन टिक करेंगे। अगर जुनेद का क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो, जब नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, स्केलर तो दूर की बात है। अगर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हुए जुनेद, तो आप क्या करेंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना आप वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, ना वो डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है, ना ही वो अब यूनिट मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। ये जितने भी मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे आप समझ लें स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। तो इसके बाद एक नल मैट्रिक्स रह गया आपके पास, ठीक है। नल मैट्रिक्स भी बता ही देता हूँ, नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स जितने भी होंगे आपके पास वो 0 होंगे। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। तो टाइप्स के अंदर देख लें, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा। जनरल मैट्रिक्स है आपके पास, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हसन, जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपके पास नल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो, तो आपके पास अगर वो 0 है तो आप उसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आप 0 0 लिख लें, अब चाहे उसका जो ऑर्डर है वो 1/2 हो या 2/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, तो यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट्स जो हैं जो भी लिखे हुए हैं आप उनकी जगह 0 लिख देंगे तो वो आपका नल मैट्रिक्स होगा, अगर 0 लिखा हुआ तो। कुछ किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है।
ओके क्लास, अब मैं थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं। पहले बल्कि आप एक काम करें, पहले आप एक काम कर लें सारे, एक्सरसाइज 4.1 पर आए जरा। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में ही सॉल्व, बुक में ही सॉल्व कर लें। आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है और उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और 5 मैट्रिसेस आपके पास गिवन है। तो जस्ट आप उसके अंदर लिख दें कौन सा यूनिट है, कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्क्वायर है। जरा ध्यान से और आराम से सोच समझ के, बुक से आंसर बाद में देखिएगा बट पहले खुद लिख लें। यहाँ से समझ लें आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, बहुत इजी है। अगर आपको टाइप समझ में आ गई, जो टाइप्स बताई है जस्ट आपको वही क्लियर करनी है। अमान कहते हैं सर ठीक है समझ में आ गया, तो अमान से पूछ लेते हैं, ठीक है। अमान आपने अपना जो माइक है ना उसको अनम्यूट करना है, ठीक है। मैं आपको जो माइक है ना उस वो खोलता हूँ जरा, मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आप लोगों से, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा हूँ। सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा जी, चले शुक्र है आपने माइक तो अनम्यूट किया जी। अमान फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट्स हैं, तो आप मुझे बता दें इनके आंसर्स क्या हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख लें अपने पास। हो सकता है किसी के पास बुक नहीं हो, बुक्स तो वैसे सबने परचेज कर ली थी, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि अभी उनके पास बुक नहीं हो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 जी, पार्ट 1 है आपके पास। क्या है पार्ट 1? पार्ट 1 में आपके पास लिखा हुआ है 3 - 1/2 √5, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है ये तो बता डायगोनल दें, मैट्रिक्स, कैसे पता चल रहा है? डायगोनल में एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो? जरूरी तो नहीं है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स पहले चेक करें। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो डायगोनल तो मैट्रिक्स अगर के लिए। जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं आप? अगर इक्वल होता वो स्केलर होता। नहीं हो, नहीं एक और कंडीशन मैंने बताई थी, आपने वो कंडीशन बतानी है। एक और कंडीशन बताई थी, कंडीशन बतानी है। सोच ले सारे क्या जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा? किसी और से पूछता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। चले हसन से ही पूछ लेता हूँ मैं। हसन आपने अपना माइक जो है ना उसको अनम्यूट करना है माइक को। अब हसन तो नहीं बताना चाह रहे हैं आई थिंक, या पता नहीं। देखें क्लास के अंदर अगर आपने बैठना है ना नॉर्मली, अगर सही तरीके से, क्योंकि मुझे ही पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रामीन कहते हैं यहाँ पर कैसा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, पहली चीज बाकी सारे एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है। तो याद रखें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बट उसके अलावा आपने ये तमाम एलिमेंट्स चेक करना है। ये तमाम एलिमेंट्स जो लिखे हैं ना मैंने यहाँ पर, जैसे ये एलिमेंट्स, ये वाले भी आपके पास सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सारे जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है। जब डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, अब ये सारे के सारे सेम है,
मींस डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ अब देखें ये सारे के सारे देखें, पहले मैंने देखे जीरो हैं, जब ये सारे के सारे जीरो हैं, अब जो मेरे पास यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा अभी आपके पास बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर इसलिए बन जाएगा क्योंकि अब डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सारे के सारे क्या है आपके पास इक्वल हैं। थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0। तो अब ये आपके पास सिंपल सा एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ये सारे आपके पास जीरो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जीरो हैं और ये सारे के सारे सेम है, मतलब ए लिखा हुआ है। कहीं एक जगह भी अगर माइनस ए होता तो मुझे पता चल जाता कि भाई ये डिफरेंट है। अब ये भी सेम है तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2 0 0 -2 गिवन है यहाँ पर। भाईजान आप कर लें, आप खराब कर लें, ये सब नूर तंग कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्क्रीन को खामे खामे टच कर रहे हैं, इतने सारे डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये जहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं ना सारे उन्होंने, वो चाहते हैं कि ये खराब हो जाए हमारा लैपटॉप। जब लैपटॉप इतनी मेहनतों से खरीदा हुआ है, टच लैपटॉप है, वैसे ही पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन अब वो फिंगर प्रेस करते जा रहे हैं अपनी अपनी ताकि चले ही ना। बहरहाल रिमूव करता हूँ मैं अभी इन सारे डॉट्स को। सारे डॉट्स उन्होंने लगा दिए, पहले ही सेंसिटिव है बेचारा, उसके बावजूद। चले जी, समीर कहते हैं जुनेद तो एडमिट कर लें। कहाँ एडमिट कर लूं भाई, क्लास के अंदर एडमिट कर लेते हैं। पता नहीं कितनी दफा तो मैं एडमिट कर चुका हूँ, क्लास से चले जाते हैं खुद ही निकल के। मैंने कहा भी था जब फिजिकल क्लासेस हो रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है भाई चले जाओ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, कैसे एडमिट करूँ। जब आए आ जाएगी ना तो फिर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आप उनको बोले भाई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एडमिट करूंगा ना। समीर कहते हैं नेट प्रॉब्लम है, तो अब नेट इतना प्रॉब्लम कर रहा है उनका, ठीक है, इसमें गलती है हमारी भी नहीं है, खैर उनकी भी नहीं है, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो बट नेट प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अभी तक मुझे रिक्वेस्ट नहीं दी कि मुझे एडमिट कर लें, जब वो आ जाएगी तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास 2/2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो अब ये जब मेरे पास जीरो है तो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, पहली चीज यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है डिफरेंट हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट है आपके पास पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर आपके पास यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है इसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, अब आप ये देखें ये डायगोनल आपके पास एलिमेंट्स हैं A11 A12 A22 A33 A44, ये सारे और ये सारे क्या है, जीरो। अब यहां पर ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां पर सब जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो स्केलर अब ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आ गया आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो। इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस मैंने कहा था जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे कि इक्वेशंस पढ़ लें आराम से, ये अब आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बस अब वो मैट्रिक्स में भी आ गई। क्रैमर्स रूल आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स में जो भी है आपके पास वो दोनों के दोनों आप पढ़ के आ चुके हैं। तो पहले मैं दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लूं, उससे बाद आपसे दोनों क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर लेता हूं।
आप इतने में क्वेश्चंस रीड कर लें। ओके जी, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, जरा इसको एक दफा समझ लें। इसके अंदर कह रहा है राइट डाउन द मैट्रिसेस of the coefficients of x, y, z in the following systems of linear equations. Also find their additive inverse. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हमने इनको देखना है कि ये क्या अरेंज हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसको किस ऑर्डर में लिखना है, यहाँ x है, फिर y है, फिर z। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें भी अब पहले आपके पास जो टर्म है वो पहले आपके पास x वाली होनी चाहिए, सेकंड टर्म आपके पास y वाली होनी चाहिए, थर्ड टर्म आपके पास z वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को बनाने से पहले, मतलब इस मैट्रिक्स को जो हम बनाने वाले हैं इससे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसको आप अरेंज कर लें। किस तरह अरेंज हुई हुई है, बट जो इसके अंदर कांस्टेंट है उनको आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 8z इक्वल्स टू 5। ठीक है, सेकंड आपके पास 5x प्लस 8y माइनस 4z इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब आपने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे, अब मैट्रिक्स अब आप इस तरह बनाएंगे कि आपके पास यहां पर कितनी इक्वेशंस हैं, इस यहां पर मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और आपने क्या करना है, मैट्रिक्स लिख बनाना है। तो अब आपने x y z के कोफिशिएंट्स देखने हैं। तो यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें जो इक्वेशन है उसमें जो पहली टर्म है उसमें x है, तो x का कोफिशिएंट है 3, तो ये आ गया 3। याद रखिएगा x के नीचे x वाली टर्म ही होनी चाहिए ताकि कोफिशिएंट्स लिखने में आसानी हो जाए। सेकंड है आपके पास y वाली टर्म, तो थोड़ा सा गैप देंगे, जिस तरह मैट्रिक्स में हम लिखते हैं वो आ गया 2। 8 है, z का कोफिशिएंट तो 8 आ गए, यहां पर ये मैट्रिक्स क्लोज। इसी तरह x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है 8 और z का कोफिशिएंट है -4। अगर प्लस हुआ तो प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस हुआ तो माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो उन्होंने जस्ट आपसे कहा है कि आपने जस्ट मैट्रिक्स लिख के बताएं क्या होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो कोफिशिएंट्स होने चाहिए इक्वेशन के। तो मैंने आपसे जस्ट ये कहा कि सबसे पहले अगर इक्वेशन अरेंज नहीं है तो इक्वेशंस को अरेंज कर लें। इक्वेशन अरेंज हो जाएगी तो अरेंज इस तरह करनी है कि x के नीचे x वाली टर्म हो, y के नीचे y वाली टर्म हो, z के नीचे z वाली ही टर्म हो। जब इस तरह आपके पास इक्वेशंस अरेंज होंगी तो जो कांस्टेंट है उनको आपने सबसे पहले फिर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, फिर सारे कांस्टेंट जो जब आप राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशंस होंगी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स वो आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड देयर एडिटिव इनवर्स। क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड देयर एडिटिव इनवर्स। तो ये मैट्रिक्स आ गया। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा अगर आपके पास 2 होता है सिंपल, ठीक है, तो इसका इनवर्स मींस इसका ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। तो अगर ये प्लस का 2 है तो इसका इनवर्स -2, या इसका ऑपोजिट क्या होगा, -2। अगर प्लस -3 है इसका ऑपोजिट क्या होगा, +3। तो मैट्रिक्स में हम इसको कहते हैं इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स का मतलब प्लस की ऑपोजिट साइन कौन सी होती है, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर जो प्लस में है वो माइनस में कर दें, जो माइनस में है वो आप प्लस में कर दें। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं। ये आपके पास 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये 8 है तो ये -8 हो जाएगा, ये 5 है तो -5 हो जाएगा, 8 है तो -8 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया आपके पास, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स, ये इसका मैट्रिक्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है। मुस्तफा क्लास में एंटर हो गए हैं। ओके जी, अब इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में
आपने क्या करना है, सारी क्वेश्चंस को इस तरह लिखना है कि जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर आ जाए, एक्स वाली जो टर्म है उसके नीचे एक्स वाली ही टर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले अरेंज कर लूँ, 8x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। सेकेंड है 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू -2। तीसरी है 7x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, अब मुझे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अभी आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में x के नीचे x वाली टर्म्स हैं, y के नीचे y वाली टर्म्स हैं और z के नीचे मेरे पास z वाली ही टर्म्स हैं। तो अब मैं किस तरह लिखूंगा, 8 6 7 5 4 -3 2 3 5, ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स। कांस्टेंट उन्होंने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने कहा मैट्रिक्स आप इन इक्वेशंस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में बना दें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लें। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स जस्ट मैं ऊपर लिख देता हूं, एडिटिव इनवर्स जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देना है। तो एडिटिव इनवर्स में ये 8 है, प्लस का तो -8, 6 पॉजिटिव में है तो -6, 7 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 5 भी नेगेटिव, 4 भी नेगेटिव और 3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वहां पर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, 3 भी नेगेटिव और 5 भी नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास इससे मैट्रिक्स और इसका ये एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है तो फिलहाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप मुझे बता दें कि सर ये चीज़ मैंने पूछनी है। मैं अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आप जस्ट मुझे बता दें कि सर आप माइक ऑन कर दें ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे डायरेक्टली पूछ लें। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। बार बार बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड यहाँ लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी, क्वेश्चन में आपको खुद कहा जा रहा है राइट डाउन दी मैट्रिसेस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स लिखो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं जो नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं उनके, बस। तो अब इसके लिए जरूरी है कि एक्स वाई जेड वाली जो आपके पास टर्म्स है ना वो सारी के सारी लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए। तो आप उसका जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप मैट्रिक्स आ गया आपके पास। तो अब बताएं, कांस्टेंट का उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और रामीन ने कहा 2 और -4, तो 2 और -4 के साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, उनको हमने कुछ नहीं करना, उनको ऐसे ही छोड़ दें। हाँ, यहाँ लिखा हुआ हो, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, राइट डाउन द मैट्रिसेस ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, इन द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मैट्रिक्स बनाए किसका, कांस्टेंट का। तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स बनाए, सिंपल। इसके अलावा कोई और कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। एसन का भी यही क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, हाँ भाई छोड़ देंगे, ठीक है। 5 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया, मैंने सब जगह लगाया। स्क्रीन को जूम करके देखें, आपको नजर आ जाएगा। गलती हो सकती है बट अभी यहाँ मेरी गलती फिलहाल नहीं है। थोड़ा स्क्रीन को जूम करें, ये वाला -5 है, ये वाला -5 है, ये लगा हुआ, और यहाँ पर ये लगा हुआ माइनस साइन, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ अब, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लें, अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जब तक मैं लिख लेता हूँ, अजान भी सुन लेता हूँ।
ओके जी, अजान हो गई है खत्म, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करता हूँ। आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लें कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है एक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स एक्स गिवन है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको मैट्रिक्स की जो फॉर्म लिख के दिखाई थी कि आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, तो उस मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म थी वो मैंने इस तरह लिखी थी, A1/1, A1/2, 1/3, 3/3 का मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, 2/1, 2/2, 2/3। इसी तरह A3/1, 3/2, 3/3। तो क्योंकि मैट्रिक्स ए है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी स्मॉल में लिखेंगे जनरल फॉर्म में। तो यहां पर जो मैट्रिक्स आपको बता रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं एक्स, और यहां पर ये जो आई और जे है, आई मींस रॉ, ठीक है, और जे मींस कॉलम, ठीक है। आई कितनी मींस रॉस कितनी है, यहां बता रहे हैं 3 है, कॉलम्स कितने हैं यहां बता रहे हैं 4 है, ठीक है। वाई आपके पास मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वाई, एल क्या है, एल रॉ है, ठीक है, और के क्या है, के कॉलम है। रॉस कितनी है 4, कॉलम्स कितने हैं 2। तो याद रखें हमेशा जब कभी भी मैट्रिक्स लिखें तो ऑर्डर का पता होना चाहिए आपको। जब ऑर्डर का पता होगा कि पहले आर आता है बाद में सी आता है, तो आई जे लिखा हुआ है, इट मींस आई आर है, जे सी है। एल के लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, पहला आपके पास पहला जो भी एलिमेंट होगा या पहला अल्फाबेट जो भी होगा, जैसे ना आई लिखा हुआ है तो वो आपके पास रॉ, दूसरा कॉलम, और बाहर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 3,4, इसका मतलब है 3 रॉज हैं 4 कॉलम्स है। मैट्रिक्स बनाना है ना, तो मैट्रिक्स टेबुलर फॉर्म मींस आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरह भाई, देख लें, एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, कितनी रॉज हैं, यहां बता रहे हैं 3 रॉज हैं, 3 रॉज हैं, ठीक है, कितनी रॉज है 3, और कॉलम्स कितने 4। तो C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम्स है ना। तो X11, 12, 13, 14, ये आ गए कॉलम्स। कितनी रॉज है 3, R1, R2, R3। ये आ गया X21, X22, X33, X34, सॉरी 23, और यहां पर 24, X31, X32, X33 और X34। तो यहां पर इन्होंने कहा था 3 रॉस आपने यहां पर लेनी है, 4 कॉलम्स लेने हैं। इसको मैं जरा क्लियर कर लूं ताकि आपको फिर इजीली नजर आ जाए। तो यहां पर ये आपके पास 23 और ये है आपके पास 24। अब देख लें कोई सा भी एलिमेंट्स क्या है, इस एलिमेंट का नंबर क्या है, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम, थर्ड रॉ 34 लिखा हुआ ना, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम, ये आ गया थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम। इसी तरह यहां पर अब आपको मैट्रिक्स कह रहे हैं कि वाई बना के दिखाएं, आप हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स लिख के दिखाएं। तो इसके अंदर टोटल रॉस कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये आ गया C1, C2, ठीक है। तो y की फॉर्म में लिखना है तो Y11, Y12, कॉलम्स कितने हैं 2, रॉस कितनी है 4। तो जब 4 रॉज हैं तो इसके लिए मुझे मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं बाद में बनाऊंगा। तो पहले लिख लेता हूं, उसके बाद बना लूंगा मैं। ये आ गया आपके पास 2 1 2 2, 3 1 3 2, 4 1 4 2। ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स। ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, R2, R3, R4। ये आपने R3 R4 ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट वाई मैट्रिक्स को शो करना है। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम है आप किसी को तो वो पूछ ले। यहां पर क्या लिखा हुआ था, फोर्थ रॉ नहीं चाहिए, कॉलम 2 होना चाहिए। तो देखें ये वाली जो पोजीशन है आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट की, वो क्या है, फोर्थ रॉ सेकंड कॉलम। तो ये आ गया आपके पास। इसमें अब आपको पोजीशन सिखा रहे हैं, जिस तरह आपके पास मैपिंग है ना सारी, जो हम मैप्स वगैरह बनाते हैं और बताते हैं स्ट्रीट नंबर 5, हाउस नंबर 6, तो इसी तरह बता रहे होते हैं। ये सारी समझ लें आपके पास मैट्रिसेस की एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में, कि जितनी भी आपके पास स्ट्रीट्स हैं, जितनी भी यहाँ पर बोलते हैं ना, गली नंबर 5, घर नंबर 6 है या हाउस नंबर 6, और इसी तरह लिखा हुआ होता है डिफेंस में कहीं आप चले जाए तो वहां पर उन्होंने स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, स्ट्रीट नंबर आपके पास ये होगी 6 होगी, हाउस नंबर 21/4, इस तरह करके होता है। तो कुछ भी हो सकता है।
कुछ पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं क्लास को। कुछ पूछना है तो भाई पूछ ले। तो हमाद कमर आपने जो यहाँ लिखा है ना, अपनी तरफ से वैल्यूज डाल सकते हैं बेटा। यहाँ अपनी तरफ से नहीं है, ये जो आपने 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इसका पीछे मकसद है कोई ना कोई जो आपने लिखा हुआ है। और ये मैं, जब आप क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे ना घर में आराम से, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 11 का मतलब क्या है। यहाँ पर 11 का मतलब होगा 1/1, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 1/2। ये सारी, ये जो 11 है ना, ये 11 नहीं है, ये 1 और 1 मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम है। तो ये यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म लिखी है जो उन्होंने कहा था। इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। 5 मिनट बाकी है तकरीबन क्लास ऑफ करने में, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर देख लेता हूँ मैं क्या पढ़ाना है मुझे। एडिशन करवानी है जस्ट मैंने। एडिशन कहाँ मिलेगी मुझे मैट्रिक्स के अंदर? चले मैं इतने में आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ एक्सरसाइज 4.1 के कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतने में 5 मिनट के अंदर फिर मैं क्लास अपनी ऑफ करूंगा आज के दिन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो अभी पॉसिबल ही नहीं है कि 5 मिनट में हो जाए, ठीक है। एडिशन भी मैं बाद में बताऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो पेपर में आते हैं फिलहाल, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आए या नहीं आए, बट फिर भी बता देता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले चीज, एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4.2। 4.2 हर साल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पूरी होल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 4.4, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल आता है, हर साल आता है, पिछले 25 सालों से आ रहा है 4.2 में। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें हमें 3 से लेकर 10 तक करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में सवाल आता है, ठीक है। अब पता नहीं कौन आ रहा है क्लास के अंदर, मैं पहले पूछ लेता हूँ। भाई सर, अवैस।
मानूर अभी क्लास के अंदर एंटर हुई है बेटा, अब तो क्लास ऑफ होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अमान आपको मैंने कहा है यहाँ पर 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 से 10 तक पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। और 4.2 में शॉर्ट क्वेश्चंस होल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाकी जो है वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन से सवाल पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आ चुके हैं क्या, बस जो बता रहा हूँ फिलहाल अब आप वो लिख लें। करवाऊंगा तो तकरीबन देख के कौन कौन से करवाने। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 का जो पार्ट है वो 1 भी आ चुका है, पार्ट 3 भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है वैसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट 1 और 2 दोनों करने। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर, वैसे तो 15 भी आया हुआ है, और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18। जो ज्यादातर पेपर में आए हुए सवाल वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ, कलर कर देता हूँ। ये सवाल, ठीक है, 11 और 12, ये सवाल ज्यादातर पेपर में आए हुए हैं। तो बहरहाल इस एक्सरसाइज से ये 4.1 की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ताला जो रिदम में चलते हैं, कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप अपना मैट्रिक भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते थे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मैं ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।